Yes guys, good evening all of you. See, today we continue with chapter 1 in science, that is matter in our surrounding. See, in the last lecture we did about diffusion. ठीक है, सबसे पहले हम एक बार फिर से डिफ्यूजन समझ लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है. डिफ्यूजन, सपोज कर लो कि दो अलग अलग मैटर्स हैं और उनके जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर खुद ब खुद. ठीक है, खुद ब खुद में जैसे आप पानी ले लो, एक ग्लास के अंदर पानी ले लो और आप इंक के दो बूंद भी अगर डाल दोगे तो इंक के पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे. सब ने ही देखा है. ठीक है, उसी तरह अगर मैं रूम के अंदर जो फ्रेशनर होता है, ठीक है, रूम का जो स्प्रे होता है, रूम फ्रेशनर जो होता है, वो मैं स्प्रे करूँगा तो क्या होगा? वो फ्रेगरेंस के जो पार्टिकल्स हैं, धुआं नहीं निकलता है उसमें से खुशबू निकलती है. तो खुशबू के जो फ्रेगरेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे. लेकिन देखो, ज़रूरी नहीं होता कि जैसे मैं स्प्रे कर रहा हूँ, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं होगा कि जैसे सपोज़ कर लो मैं परफ्यूम लगा रहा हूँ अभी और आज मैं डीओ लेके भी आ रहा था, फिर मैं भूल गया प्रैक्टिकल चेक करने के लिए. ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना, रूम बंद है और मैं अगर स्प्रे करूँगा तो पूरे रूम में खुशबू फैल जाएगी. ज़रूरी है, इट डिपेंड्स ऑन द इफ़ेक्ट. ठीक है, पहले तो वो परफ्यूम का इफ़ेक्ट कितना है और हवा किस तरफ की है. ठीक है, हवा अगर यहीं घूमने वाली है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खुशबू आएगी. ठीक है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द इफ़ेक्ट ऑफ दैट. तो अगर सपोज कर लो कि एक रूम फ्रेशनर है, मैं स्प्रे करता हूँ और वो जो स्प्रे जो फ्रेगरेंस निकल रही है, फ्रेगरेंस के पार्टिकल हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो रहे हैं, लेकिन हवा वहाँ तक जानी भी तो चाहिए. लेकिन हवा जो गैस है, एयर है, एयर के पार्टिकल्स तो यहाँ घूमते रहते हैं, है ना, वो तो घूमते रहते हैं, उनके बीच में बहुत सारी स्पेसेस है, इसलिए हवा के पार्टिकल्स दूर दूर तक जा सकते हैं क्योंकि वो अंदर ही अंदर घूमेंगे ना भाई, उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं वहां तक खुशबू जाएगी. लेकिन आप ये नहीं बोल सकते सर आपने अभी स्प्रे किया, यहां तक खुशबू आई, वहां तक खुशबू आई, उनको खुशबू आई, उनको भी आएगी ही और विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पे आएगी ही. वो पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं कर सकते आप. हाँ, जाएगी घूम घूम के, कभी बीच में से अचानक से वहां से एक झोंका आता है ना, हवा का बोलते हैं, हवा का झोंका. ठीक है, वो जब हवा का झोंका वहां से पास होगा तो उनको भी खुशबू आ जाएगी. जब तक वो खुशबू घूमती रहेगी. देखो, कहीं ना कहीं रूम में भी तो स्पेस है ना, दरवाजे के नीचे स्पेस है, ये यहाँ पे बीच में स्पेस है, दरवाजे के ऊपर भी हल्का हल्का स्पेस है. वो हवा के लिए काफ़ी है भाई, बाहर जाने के लिए और बाहर से अंदर आने के लिए. ठीक है, टोटली वैक्यूम पैक नहीं है. ठीक है, कि हवा बिल्कुल अंदर जाएगी ही नहीं और अंदर से बाहर हवा आएगी ही नहीं करके, वो नहीं. जब वो हो तो वो अंदर ही अंदर घूमते रह जाएंगे. ठीक है, बाकी हल्की सी भी हवा को जगह मिलेगी तो हवा तो वहाँ से निकल जानी है उसके पार्टिकल्स. ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या था? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर, दैट इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन. और डिफ्यूजन सब में ही होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, सब में ही डिफ्यूजन होता है करके. ठीक है, इट डिपेंड्स. जैसे देखो, अगर सपोज कर लो कि जैसे ये वाइट कलर का टी शर्ट है, इसके ऊपर ब्लैक कलर का इंक, ये वाला पार्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, तो चला गया, तो वो भी एक डिफ्यूजन ही हुआ ना. जो दाग बन जाता है, ठीक है, ऐड में आता है दाग अच्छे हैं, ठीक है, जो दाग बन जाता है, जो स्पॉट लग गया वहाँ पे, ठीक है, जो धब्बा लग गया, वो भी तो डिफ्यूजन ही है क्योंकि वो जो इंक पार्टिकल्स है वो वहाँ पे जाके सेट हो जाते हैं इसके पार्टिकल्स के बीच में. ये भी एक मैटर है. ठीक है, क्लॉथ क्या एक मैटर है. ठीक है, इस मैटर के बीच में जो इंक के पार्टिकल्स है वो जाके सेट हो गए, तो वो भी एक डिफ्यूजन ही है. समझ में आया? नाउ सी, आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़. चलो, सबसे प्रॉपर्टीज से पहले, ये तो सबको पता ही है, सारी प्रॉपर्टीज़ भले पता ना हो लेकिन आपको स्टेट्स ऑफ मैटर तो सबको पता है. ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं? चौथा भी होता है, ऐसे तो पांचवा भी होता है, लेकिन जनरली में अब चौथा भी होता है. ठीक है, कौन सा होता है चौथा में भाई? फरहान, 4 बोल रहा था, 3 तो सभी को पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. चौथा होता है प्लाज्मा.
द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज अ प्लाज्मा, जिसके बारे में हम आगे चल के स्टडी दूसरे लेक्चर में हम वो टॉपिक ले लेंगे अच्छे से। हाल फिलहाल वैसे आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन द फोर्थ स्टेट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम आइस ले लेते हैं। ठीक है, आइस विल टर्न इनटू लिक्विड इनटू वाटर जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन आइस जो है वो वाटर पे कन्वर्ट कब होती है, वाटर में कन्वर्ट कब होती है, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है। ठीक है, जब देखो आप एक ग्लास के अंदर या एक बर्तन के अंदर आइस ले लो। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट करती है उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एट दैट पॉइंट सपोज कर लो आपने फ्रीज़र में से बर्फ़ निकाली। ठीक है, आपने फ्रीज़र में से आइस क्यूब्स निकाले, बर्फ़ निकाली, आप उसको एक बर्तन में डाल दिया, आपने एक वेसल में डाल दिया, आप नीचे क्या कर रहे हो, आप उसको आग दे रहे हो। ठीक है, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो। तो वो जब आपने फ्रीज़र से निकाला वो -8 या -5 डिग्री सेल्सियस पे था। ठीक है, जैसे आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, क्या होगा, वो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, -4 पे आएगा। बर्फ़ का पहले टेम्परेचर कितना था, -5, अब वो -4 पे आएगा, -3 पे आएगा, -2 पे आएगा, -1 पे आएगा। जैसे ही जब वो 0 पे आएगा ना, तब बर्फ़ पिघलती। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी बार, आपने फ्रीज़र में से जैसे ही बर्फ़ निकाली, ट्रे सबके घर पे आपने देखा होगा। ठीक है, फ्रीज़र में बर्फ़ जमी हुई है, वो ट्रे आपने निकाली, निकालने पर तुरंत पिघल जाती है क्या, वो तब पिघलती है, वो थोड़ी देर जो बोल रहे हो ना, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब तक मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता तब तक बर्फ़ पिघलती नहीं है। आर्टिक ओशियन है या रशिया है, कनाडा है, यूएस है, वो अपने स्नो जमा हुआ होता है, उनका टेम्परेचर कितना होता है पता है, -35 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब तक वो 0 पे आएगा नहीं तब तक वो पिघलेगा कहाँ, इसलिए तो जमी रहती है। आप स्नो देखते हो ना, बाहर के देशों में आप स्नो देखते हो तो स्नो ही रहती है, पिघलती क्यों नहीं है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता है। ठीक है, आइस जो है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस आया, चलो आप बोलोगे सर हमने तो हीट प्रोवाइड नहीं की, फ्रीज़र से बाहर निकाला, तो भाई फ्रीज़र के अंदर टेम्परेचर कम था, -5 डिग्री सेल्सियस था सपोज कर लो, जब हमने उस फ्रीज़र में से आइस क्यूब निकाले। अब जब हमने बाहर रख दिया तो बाहर का तो रूम टेम्परेचर है, अलग टेम्परेचर है, लेकिन जो बाहर का टेम्परेचर है एग्जैक्टली वो आइस क्यूब के लिए वो टेम्परेचर नहीं मिल रहा है उसको, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। कम तो मतलब ठंडी होती है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, -5 से -4 हुआ, माइनस वाला जो होता है वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो -4 हुआ, -3 हुआ, जब बर्फ़ को एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलेगा तब तो वो पिघलना चालू करती है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वो पिघलना चालू करती है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट पे मतलब उस वक्त क्या होगा कि आप देखो, आप क्या करो, हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ठीक है, एक वेसल के अंदर बर्फ के टुकड़े हैं, क्या है ये, क्या है, आइस, और आपने यहाँ पे एक थर्मोमीटर डाल के रखा है। ठीक है, आइस जब आपने फ्रीजर में से निकाला, इसका टेम्परेचर था आइस का -5। अब आप यहाँ पे हीट दे रहे हो, उसको टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो -5 से -4 आया, -3 आया, -2 आया, -1 आया, टेम्परेचर तो इंक्रीज होता जा रहा है, तभी भी बर्फ पिघली नहीं है अभी तक। जैसे ही टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, आइस का टेम्परेचर, अब वो पिघलना चालू करेगी। तो अब तक क्या हो रहा था, टेम्परेचर चेंज हो रहा था, ध्यान से सुनना, अब तक टेम्परेचर चेंज हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा था, लेकिन बर्फ अभी तक पिघली नहीं थी। बर्फ पिघलना चालू कब करती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा और बर्फ जब तक पूरी तरह से नहीं पिघलेगी, आपका टेम्परेचर अब इंक्रीज नहीं होगा। मतलब ये जो बर्फ के टुकड़े आपको दिख रहे हैं, आइस क्यूब्स जो दिख रहे हैं, ये पिघलना कब चालू करते हैं, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये पिघल गया, पिघल गया, पिघल गया, पिघल गया, ये सब पिघल गए, एक टुकड़ा भी बाकी है ना, एक टुकड़ा भी बाकी है, तो टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि आप हीट तो कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हो।
तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए ना, क्योंकि जब आपने इनिशियली हीट प्रोवाइड की तो -5 से -4 हुआ, -4 से -3 हुआ, -3 से -2 हुआ, -2 से -1 हुआ, -1 से जैसे 0 आया बर्फ़ पिघलना चालू कर रही। लेकिन हीट तो नीचे हमने कोई हीट देना बंद नहीं किया है, कंटिन्यूसली हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, गर्मी तो उसको मिल ही रही है। लेकिन अब थर्मोमीटर आपको टेम्परेचर चेंज नहीं बताएगा। अब आपको थर्मोमीटर चेंज मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं बताएगा, क्योंकि बर्फ़ जो है वहाँ पे पिघलना चालू जब करती है तो टेम्परेचर रुक जाता है, जब तक वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो जाता। आइस क्यूब्स आर द सॉलिड, ठीक है, जब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। जब हर बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा अब फिर से टेम्परेचर आपको राइज दिखेगा, क्योंकि अब क्या होगा, पानी बन गया। अब पानी को फर्दर हीट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो अब फिर और टेम्परेचर राइज होगा। लेकिन बर्फ़ जब तक पिघल रही है, सारी की सारी बर्फ़, कुछ बर्फ़ भी रह गई तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखेगा। जब पूरा पानी बन गया और आप फर्दर हीटिंग कर ही रहे हो उसको, अब आपको फिर से टेम्परेचर इंक्रीज दिखेगा। समझ में आया? चलो, वो वैसे भी दूसरा टॉपिक है, आगे देख लेंगे हम लोग। हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, और मैंने बोला फोर्थ जो स्टेट होता है दैट इज कॉल्ड, ये याद रखना। नाउ सी शेप ऑफ अ सॉलिड फिक्स, लेकिन हम साइंस में बोलते हैं डेफिनेट, जिसमें चेंजेस नहीं आते हो। शेप सॉलिड का सेम ही रहता है, ठीक है। लिक्विड का शेप जिस कंटेनर में जाएगा उसका शेप ले लेगा, ग्लास में जाएगा ग्लास का शेप ले लेगा, ठीक है, बॉटल में जाएगा बॉटल का शेप ले लेगा, पतीली में जाएगा पतीली का शेप ले लेगा, ठीक है, फिक्स नहीं होता। और गैस का भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। अगेन वॉल्यूम जो है इसका अगेन सॉलिड का फिक्स होता है। वॉल्यूम मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो चेंज नहीं होती ना, ये सॉलिड मैटर है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से यहाँ रखूँगा तो यहाँ पे जितनी जगह चाहिए थी उतनी ही यहाँ पे जगह चाहिए, बराबर। फिर लिक्विड जो है वो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आप बोलोगे सर लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स कैसे रहेगा, आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक बिस्लरी का बॉटल लिया 1 लीटर का, उसको ग्लास में निकालोगे तो 1 लीटर का आधा लीटर हो जाएगा ना। वो बोल रही तू बेवकूफ़ है ना, हाँ या ना? नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने सोचा हम बेवकूफ़ नहीं है भाई, तो सोच के बोलना। एक पानी की बोतल पूरी भरी हुई है, वो पानी का जो मेजरमेंट किया 1 लीटर है, उसको ग्लास में डाला तो आधा लीटर हो जाएगा ना, वो 1 ही लीटर रहेगा ना भाई। समझ में आया? आप बोलोगे सर ग्लास छोटा हुआ तो वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं पानी के मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ। पानी का मेजरमेंट उतना ही रहेगा ना। आप बोलोगे सर 2-3 बूंद रह जाएगी वहाँ पे, वो नहीं पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। समझ में आया? जितना बॉटल में पानी था उतना ही पानी आपको बाहर मिलेगा। समझ में आया? 1 लीटर होगा तो 1 लीटर, 2 लीटर होगा तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, ठीक है। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता अगेन। देन डेंसिटी का मतलब होता है घना। वैसे तो हिंदी में बोलते हैं डेंस कितना है, घना कितना है। मतलब घना कब होता है, जब पार्टिकल्स कितने हैं, क्लोज है करके, ठीक है। तो सॉलिड में मैक्सिमम डेंसिटी होती है, लिक्विड में उससे कंपैरेटिवली कम होती है। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा ना कम, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, ठीक है। और फिर गैस की मिनिमम। टाइप में रिजिड मतलब वैसे डीट होता है, डीट मतलब जिसमें बदलाव नहीं आता है, जिसमें चेंजेस नहीं आते हैं, उसको रिजिड बोलते हैं, ठीक है। तो बट वैसे ये रिजिड है, फिक्स होता है, ठीक है। पार्टिकल्स नज़दीक होते हैं बहुत। और इसका टाइप क्या है दोनों का, फ्लूइड, क्योंकि जो भी बहती हुई चीज़ होती है उसको फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड भी फ्लूइड में आता है, गैस भी फ्लूइड्स में आता है। फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब धपता कितना है, प्रेशर कितना अप्लाई कर सकते हो सॉलिड पे, ना के बराबर, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो सॉलिड हार मान जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन मतलब सरेंडर कर लेगा लेकिन हार नहीं मानेगा। जैसे बोलते हैं ना काफ़ी बार जब कुश्ती होती है, भाई सामने वाला कुछ भी करेगा हार नहीं मानेगा, बेहोश हो जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन तो यहाँ पे वही है नेग्लिजिबल, ठीक है। मतलब आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, मैंने क्या बोला, मैं इसको ज़ोर से मारूंगा तो मुझे ही लगने वाला है, लेकिन मेरे हाथ में अगर बहुत ज़्यादा पावर होगा तो ये टूट जाएगा,
लेकिन ये दबेगा नहीं, स्पंज नहीं है ये, ठीक है। फिर लिक्विड जो है उसकी भी क्या है, ना के बराबर है, लिक्विड की भी ना के बराबर है। लिक्विड को दबाओगे कैसे, ठीक है, दबाओगे तो निकल जाएगा। और यहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी हाईली कॉम्प्रेसिबल है, क्योंकि गैस कॉम्प्रेस्ड होती है, CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। गैसेस को क्या है, गैसेस के पार्टिकल्स हम लोग कॉम्प्रेस करके छोटी चीज़ में डाल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी को एक छोटी चीज़ के अंदर हम लोग कॉम्प्रेस करके डाल सकते हैं। बैलून के अंदर भी देख लो, ठीक है, सिलेंडर्स के अंदर भी देख लो, तो वो हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है। फिर है फोए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये खास याद रखना, क्योंकि ये दोनों ही ज़्यादा यूज़ होता है पूरा चैप्टर समझने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पेसेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हुआ तो स्पेस ज़्यादा होगा, स्पेस कम हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है भाई, दो जनों के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो स्पेसेस कम होंगे, ठीक है, और दो जनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं है तो ज़्यादा स्पेस होगा। समझ में आया? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है सॉलिड में। पार्टिकल्स दे आर वेरी क्लोज, दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, तो स्पेसेस सबसे कम होते हैं। फिर लिक्विड में कंपैरेटिवली पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस भी मॉडरेट होता है। और गैस में आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो स्पेसेस ज़्यादा होता है। समझ में आया? क्लियर है ये? नाउ सी गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। देखो गैस का प्रॉपर्टी जनरली क्या होता है कि गैस के पार्टिकल्स आपको पता है, सी पे अटेंशन हियर, गैस के पार्टिकल्स आपको पता है कि दे मूव रैंडमली, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल्स को चश्मा तो लगा नहीं है कि एक दूसरे से नहीं टकराएंगे, तो वो तो क्या है, गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से भी टकराते हैं। और सपोज कर लो गैस पार्टिकल्स एक कंटेनर के अंदर है, ठीक है, कंटेनर मतलब एक डब्बे के अंदर है, जिसके अंदर है उसको कंटेनर बोला जाता है। तो गैस पार्टिकल सपोज कर लो कंटेनर के अंदर है, तो वो एक दूसरे से तो टकराएंगे, क्योंकि रैंडमली मूव होते रहते हैं, ठीक है, रैंडमली मूव होते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही वो जो पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर के साथ भी टकराएंगे, और कंटेनर की जो वॉल्स है, ये कंटेनर की वॉल्स है, सरफेस है कंटेनर का, ठीक है, उसके ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, मतलब प्रेशर डालेंगे, ठीक है। जनरली क्या होगा कि अगर आपका कंटेनर ढीला ढाला सा है, कमज़ोर सा है, तो क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स की वजह से बर्स्ट हो जाता है, होता है ना। बैलून ले लो, बैलून के ये आप मेले के टाइम पे या कोई ओकेशन होता है, फेस्टिवल होता है, उत्तरायण वगैरह के टाइम पे, तो गैस वाले बैलून आते हैं, ठीक है। गैस वाले बैलून में अंदर गैस है, गैस के पार्टिकल्स हैं, तो अंदर जो गैस पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से तो टकरा ही रहे हैं। उसके साथ ही क्या हो रहा है, जो वॉल्स हैं, जो सरफेस है बैलून का अंदर की तरफ, उसके साथ भी टकरा रहे हैं। लेकिन अगर वो सरफेस कमज़ोर सा है और बार बार गैस पार्टिकल, ज़्यादा गैस अगर अंदर आ गई, उसके पार्टिकल्स वॉल के साथ टकरा रहे हैं, तो क्या होगा, आपने सिलेंडर भी बर्स्ट होते हुए सुना है काफ़ी बार, ठीक है। तो कंटेनर के वॉल्स अगर कमज़ोर होंगे और अंदर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, जैसे ये वुडन वॉल है, ठीक है, हम सब क्या, मैं अकेला भी उसको तोड़ सकता हूँ, लेकिन चलो हम सब मिलके, हम पार्टिकल्स हैं, एक हम मैटर के पार्टिकल्स हैं, अब सब मिलके धक्का मारें हैं तो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ से वॉल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है। लेकिन मैं रुद्र को बोलूँ तो अकेला मार दो तो शायद ना भी टूटे, टूट भी जाए। इट डिपेंड्स कि वो वॉल्स के ऊपर प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है, एक्सर्ट कितना हो रहा है, ठीक है। तो गैसियस पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में तो टकरा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो कंटेनर का वॉल है उसके ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, उसको प्रेशर एक्सर्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब प्रेशर आ रहा है और कंटेनर तुम्हारा नाजुक सा, कमज़ोर सा हुआ तो वो बर्स्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, दैट इज केल्विन, ठीक है, बंदे का नाम भी केल्विन है। जितने भी यूनिट्स हैं ना, ज़्यादातर साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से रखा है,
ठीक है, जैसे करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, जितने भी तुम यूनिट्स देखोगे ना, ज़्यादातर यूनिट साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से ही रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? केल्विन, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल के। ठीक है, अब ये कन्वर्जन सीख लो क्योंकि आता है और टेक्स्ट बुक में भी है आपको, और बहुत सिंपल कन्वर्जन है। देखो, अब आप बोलोगे सर सिस्टमेटिक जो यूनिट है वो तो केल्विन है टेम्परेचर का, हम तो सेल्सियस करते हैं। तो सेल्सियस के साथ आपको क्या करना है? आपको अगर टेम्परेचर केल्विन में मेजर करना है तो जो भी आपका नंबर सेल्सियस में दिया हुआ है उसके साथ 273 ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर बोल रहा हूँ 15 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में करना है तो 15 के साथ 273 प्लस कर दो। और केल्विन में दिया हुआ है और सेल्सियस में चाहिए तो आप माइनस कर दो, जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है उसमें से 273 माइनस कर दो। ठीक है, अगर आपको केल्विन में चाहिए तो आप क्या करोगे? सेल्सियस के साथ 273 प्लस करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपका टेम्परेचर सेल्सियस में, आपको चाहिए केल्विन में, तो टेम्परेचर इन केल्विन आपको फाइंड आउट करना है। तो अंदर क्या लिखोगे? इक्वल्स टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, तो सेल्सियस कितना है? 25 प्लस 273 कर दो तो आ जाएगा 298, ये आ गया केल्विन। लेकिन अगर आपका केल्विन में दिया हुआ है और आपको सेल्सियस में चाहिए तो बाहर सेल्सियस लिखो, अंदर टेम्परेचर इन केल्विन लिखो और उसमें से 273, तो आपका टेम्परेचर कितना है केल्विन में? 298, उसमें से आप 273 माइनस कर दो तो आ जाएगा 25 डिग्री। समझ में आया? ये कन्वर्जन्स है जो आपको ज़्यादातर पूछते हैं। आपको एक चीज़ याद रखो तो दूसरा याद हो जाएगा। आपको क्या याद रखने का? कि आपको केल्विन निकालना है तो सेल्सियस के साथ 273 प्लस करो। ठीक है, और आपको सेल्सियस निकालना है तो केल्विन में से 273 माइनस करो। समझ में आया? क्लियर है इतना? नाउ सी गाइस, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इन टू वेज। दो तरीके से आप सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू प्लाज्मा, ठीक है, या गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, आप दो तरीके से स्टेट चेंज कर सकते हो। स्टेट चेंज करना मतलब कोई सॉलिड के फॉर्म में तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। भाई आइस को हमने, सब सिंपल सा एग्जांपल समझ में आता है, आइस को वाटर, वाटर टू गैस, या गैस टू फिर से वाटर, वाटर टू आइस। ठीक है, तो ये जो स्टेट हमने चेंज किया ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है अगर हम टेम्परेचर में चेंजेस लाएं, जब हम टेम्परेचर में चेंजेस लाएं तो ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जब टेम्परेचर में चेंजेस आता है तो स्टेट चेंज होता है। और दूसरा प्रेशर से आता है। ठीक है, प्रेशर से भी क्या होता है? स्टेट चेंज होता है जब हम प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। अभी हम समझ रहे हैं कि टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से किस तरह आपका स्टेट में चेंज आएगा। ठीक है, अब देखो सॉलिड, आप कोई भी सॉलिड चीज़ ले लो, जब उसको आप हीट करोगे, ठीक है, जब उसको हीट करोगे तो वो मेल्ट होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और जब लिक्विड को हीट करोगे मतलब बॉईल होगा तो जाके गैस में कन्वर्ट होगा। और गैस को जब ठंडा किया जाता है, उसका टेम्परेचर फिर से जब डाउन किया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को जब और ठंडा किया जाएगा तो उसे सॉलिड करें। ठीक है, मतलब लिक्विड को सॉलिड में जब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या किया जाता है? कूल किया जाता है। जब आप सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जा रहे हो तो उसको हीट प्रोवाइड की जा रही है। जब आप गैस टू सॉलिड आ रहे हो तो वापस उसको कूलिंग प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। जब आपकी गर्मी इंक्रीज़ हो रही है, जैसे अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, तभी आप क्या बोल रहे हैं? टेम्परेचर बहुत है। जब ठंडी होगी तो आप बोलोगे टेम्परेचर काफ़ी कम है, इसलिए आपको ठंडी लग रही है करके। समझ में आया? तो इसको हम समझते हैं डिटेल में और आगे। ठीक है, now see guys, we are taking example of how there is a change in the state of matter, solid to liquid, liquid to gas, या gas to liquid, liquid to वापस solid कैसे होता है। देखो जनरली वैसे अब 4 स्टेट्स हो गए हैं, लेकिन हमारे चैप्टर में हमने 3 स्टेट्स ही हमको समझने हैं। देखो सॉलिड को जब हीट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो वो मेल्ट होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है, या उसे कहा जाता है फ्यूजन। सॉलिड टू जब लिक्विड टर्न होता है, कोई भी सॉलिड लिक्विड में जब टर्न होता है हीटिंग की वजह से, आप मेल्टिंग तो बोलते ही हो।
बर्फ़ को ले लो, ठीक है, हीट प्रोवाइड किया, पानी बन गया तो मेल्ट हुआ, बर्फ़ मेल्ट हुई, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन उसे कहा जाता है फ्यूजन। फिर उस पानी को, उस लिक्विड को जब आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो पानी गैस में कैसे कन्वर्ट होता है? बॉइलिंग से, ठीक है, तो बॉइलिंग या फिर उसे कहा जाता है वेपराइजेशन, क्योंकि जब लिक्विड को कन्वर्ट करोगे तो जो गैस मिलेगा वो वेपर कहते हैं, ठीक है। अब सपोज कर लो कि आपने गैस में से फिर से लिक्विड बनाना है, ठीक है, तो गैस का टेम्परेचर डाउन किया जाता है, ठंडा किया जाता है, ठीक है। जो भी आपको वेपर मिला, देखो जब आप लिक्विड था, पानी को आपने हीट प्रोवाइड की तो उसमें से धुआं निकला, ठीक है, जो भी स्टीम निकली वो क्या है? वेपर है, ठीक है। वेपर को फिर से ठंडा करने पर आपको लिक्विड मिलेगा, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। ठंडा करना मतलब कंडेंसेशन, लेकिन हर जगह ठंडे को कंडेंसेशन नहीं बोलना है भैया। जब गैस टू लिक्विड जाता है, ठीक है, उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। और उस पानी में से फिर से अगर आप सॉलिड बना रहे हो, मतलब लिक्विड में से अगर आप सॉलिड बना रहे हो तो उसको सॉलिड किया जाता है, सॉलिडिफिकेशन। सिंपल, देखो ये तो सीधा सिंपल ही है। सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस बॉइलिंग, लेकिन उसका दूसरा जो मेन नाम है दैट इज़ अ फ्यूजन, वो आपको याद रखना है। और यहाँ पे वेपराइजेशन फिर भी आपको याद रह जाएगा। फिर गैस टू लिक्विड, गैस को जब ठंडा किया जा रहा है और लिक्विड में कन्वर्ट किया जा रहा है, दैट इज अ कंडेंसेशन। और लिक्विड टू सॉलिड आ रहा है, वो सिंपल है, सॉलिडिफिकेशन। लेकिन सॉलिड टू डायरेक्टली गैस हो तो सब्लिमेशन, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस हो तो सब्लिमेशन, क्योंकि जनरली क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस होता है, लेकिन सॉलिड टू डायरेक्टली गैस हो तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है, ठीक है। और गैस से डायरेक्टली लिक्विड नहीं बन रहा है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड बन रहा है तो उसे डिपोजिशन कहा जाएगा, उसे डिपोजिशन कहा जाएगा। समझ में आया? नोट्स आपको मैं भेज दूंगा, उसे देख लेना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हम, कंडेंसेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो आपने सपोज कर लो एक ग्लास ले लिया, ग्लास के अंदर आइस क्यूब्स डाल दिए, ठीक है, ग्लास के अंदर आइस क्यूब डाल दिए तो आपको क्या दिखेगा? थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो इफेक्ट आएगा, विद इन अ सेकेंड्स आपको ग्लास एकदम ठंडा ठंडा दिखेगा। स्टील का ग्लास आपने या कांच का ग्लास लिया हो तो भी, ठीक है। अच्छा, आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, बूंदे दिखती है। जैसे ही आप ग्लास के अंदर सपोज कर लो बर्फ़ डाला, ठीक है, बर्फ़ डाला तो आपको कुछ समय के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। वो क्यों होता है? क्योंकि आसपास की जो हवाएं हैं, हमने ग्लास लिया, ग्लास के अंदर आइस क्यूब्स डाले, ठीक है, बर्फ़ के टुकड़े डाले, उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो कंटेनर है, ग्लास है, वो उसकी जो वॉल्स हैं वो ठंडी हो जाएगी। अब ठंडी हो जाएगी तो आसपास में हवा तो है ही, वो हवा के पार्टिकल्स जैसे ही इस कंटेनर के साथ हिट करेंगे वो हवा भी ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है? हवा ठंडी हो जाती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जब आपने आइस क्यूब्स डाले, उससे खाली क्या होगा, कंटेनर जो होगा, आपने क्या किया, आपने ग्लास लिया, ठीक है, ग्लास के अंदर आइस क्यूब डाले, तुरंत को ग्लास के अंदर आइस क्यूब डालने से कोई आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिखते हैं भाई, ठीक है। ग्लास के अंदर आइस क्यूब डालने से वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं आएंगे, खाली ग्लास का जो सरफेस है, ठीक है, ग्लास का जो सरफेस है, जो वॉल्स ऑफ द ग्लास हैं, वो आपको ठंडा ठंडा दिखेगा, बराबर ठंडा हो जाएगा ना। ठंडा दिखेगा मतलब यू विल फील कूलनेस, ठीक है, वहाँ पे आपको ठंडा दिखेगा। अब क्या होगा, आसपास की जो हवा है वो गैस है, ठीक है, वो गैस क्या कर रहा है, वो इस वॉल के साथ टकरा रहा है, हिट कर रहा है। गैस के पार्टिकल्स, ये जो वॉल्स हैं, ठीक है, किसके वॉल्स? ग्लास के, लेकिन ग्लास के जो वॉल्स हैं वो ठंडे हैं, मतलब ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये ठंडी चीज़ से टकरा रही है, तो गैस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? देखो आपको क्या लगता है, वो बर्फ़ के टुकड़े की वजह से ग्लास के ऊपर वो वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं। अच्छा, बर्फ़ का टुकड़ा, अगर बर्फ़ की वजह से पानी जो दिख रहा है वो तो ये हुआ ना मेल्टिंग, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, वो तो क्या हुआ? मैं आपको कंडेंसेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो गैस क्या है? हवा, ठीक है। हवा के पार्टिकल्स ठंडी जगह से टकरा रहे हैं और वो गैस कन्वर्ट हो रही है वाटर ड्रॉपलेट्स में, लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन। समझ में आया?
सी टेक अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, मतलब उसके अंदर आइस ले लो, ठीक है, तो क्या होगा, आपके जो वॉल्स होंगे ग्लास के वो ठंडे ठंडे हो जाएंगे. नाउ बिकॉज ऑफ आइस इन ग्लास, सरफेस ऑफ ग्लास बिकम कूल. ठीक है. आफ्टर दिस सराउंडिंग, जो भी आसपास की एयर होगी, आफ्टर दिस सराउंडिंग एयर, when this air hits the surface या walls of the glass, ठीक है, the gas will convert into, क्योंकि देखो जो गैस है, ठीक है, वो अब तो ठंडी है नहीं, वो गैसेस पार्टिकल है, वो ठंडे वॉल के साथ जैसे ही टकराएगी तो गैस क्या होगी, कूल हो जाएगी, उसका टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा और उसको ठंडक मिलेगी. ठीक है, इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड. ठीक है. तो आफ्टर दिस सराउंडिंग एयर व्हेन हिट्स द सरफेस ऑफ द ग्लास, देन एयर बिकम्स कूल and transformed into liquid state, and by this you can see water droplets at the surface of the glass या फिर walls of the glass. समझ में आया, क्लियर है. तो ये आपको कंडेंसेशन का एग्जांपल मिल गया. ओके.